नमस्कार दोस्तों। तो यूएस ने एक बहुत तगड़ी एक्सरसाइज जो कि हमेशा थ्योरी में कहा जाता था कि इफ़ यू कट द हेड फ्रॉम द बॉडी इज डेड और द बॉडी इज पैरालाइज्ड और वॉट एवर यू वांट टू से। ये एक डिकैपिटेशन एक्सरसाइज को बोला जाता था जो कि थ्योरेटिकल सेंस में जियोपॉलिटिक्स में काफ़ी ज़्यादा फेमस था, लेकिन किसी ने इसको प्रैक्टिकली किया नहीं था। मतलब छोटे लेवल पे बड़े प्रैक्टिकली किया हो, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के हेड को मार दिया, ओसामा बिन लादेन को मार दिया, इसको मार दिया, हसन नसरल्ला को मार दिया, उसको मार दिया, लेकिन ये कभी रिजीम के ऊपर, किसी देश के ऊपर इसको अप्लाई नहीं किया गया था। डोनाल्ड ट्रंप ने उस थ्योरी को प्रैक्टिस में बदल दिया और इसीलिए कहा गया कि जैसे जैसे ये डिकैपिटेशन एक्सरसाइज करते चले जा रहे हैं और इसको ये लोग बहुत ही ज़्यादा नॉर्मलाइज कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसकी आड़ में ट्रंप अपने सारे दुश्मनों को ख़त्म करते चले जा रहे हैं और उन देशों को अपने अंडर लेते चले जा रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप वेनेजुएला का देखा, निकोलस मादुरो वॉज गॉन, एकदम बिल्कुल उसके घर से उसको उठा लिया गया और उसके बाद अंदर से सेटिंग करके डील वील करके और सब मामला शांत हो गया, कोई हल्ला गुल्ला नहीं हुआ। मादुरो बेचारे, उनके ऊपर केस चल रहा है। खमेनी के साथ सेम चीज़ हुआ। खमेनी के को बिल्कुल एग्जैक्टली पता था, लोकेशन सब कुछ पता था, एलिमिनेट कर दिया गया, एलिमिनेट किया, उसके बाद वहाँ पर हाहाकार मच गया। कहीं ऐसा ही नॉर्थ कोरिया के साथ भी तो नहीं हो जाएगा। इसी के ऊपर ये पूरी स्पेकुलेशन बेस्ड वीडियो है और इस डिकैपिटेशन को भी हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की इसमें कोशिश करेंगे कि एक्चुअली द लॉजिक बिहाइंड डिकैपिटेशन, हाउ इट इज अफेक्टिंग जियोपॉलिटिक्स और बाय एंड लार्ज जियोपॉलिटिक्स को कैसे इसने अफेक्ट किया है। देखिए, किम जोंग उन को इतना वैसे आसान व्यक्ति नहीं। देखिए, ईरान के साथ बहुत सारे मिलिट्री प्रॉब्लम्स थे, ईरान की फिर भी बात मानते हैं। किम जोंग उन का एक डिफरेंट कैरेक्टर है ऑल टुगेदर। किम जोंग उन और ट्रंप, ये दोनों, मतलब आपको पता ही होगा कि किम जोंग उन नॉर्थ कोरिया के डिक्टेटर, वो भी एक पूरा मीम कैरेक्टर है, पूरा मतलब यूट्यूब पे खूब चलता है। और ट्रंप डंकापति अपने आप के मीम कैरेक्टर। दोनों मीम कैरेक्टर का जब झगड़ा आपस में जो फाइट है वो होती है, तो ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा कि क्या ट्रंप उसमें सक्सेसफुल हो पाएंगे। इसको थोड़ा सा हम एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ये न्यूज़ शायद सुन करके बिल्कुल शॉक होगा। अनअकैडमी ने इस बार ऑल इंडिया रैंक 1 अपने ऑनलाइन प्रोग्राम में से दिया है। आज तक हमारे मन में एक भीतर दिमाग में ये चीज़ घुसी रहती है कि सिर्फ ऑफलाइन कोचिंग से ही सिलेक्शन होता है। आप 1.5-2 लाख रुपए खर्च करके ऑफलाइन कोचिंग जाके लेते हैं, आपको लगता है तभी मेरा सिलेक्शन हो पाएगा। लेकिन इस बार ये जितने भी बच्चे सेलेक्ट हुए, इन लोगों ने एक चीज़ बिल्कुल फुल प्लेजेड दिखा दी कि सेल्फ स्टडी इज़ द मस्ट थिंग, और वो उनकी ऑब्वियसली मेहनत है। और ऑनलाइन कोचिंग लेकर के घर पर आराम से बैठ करके बहुत आराम से पढ़ा जा सकता है। कोई आपको इतना लोड लेने की जरूरत नहीं, इतने पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। तो अनअकैडमी के ऑनलाइन प्रोग्राम में से ये सारे बच्चे निकले हैं, ऑल इंडिया रैंक 1। खास तौर से आपने वीडियो उनकी देखी ली होगी, न्यूज़ पे हर जगह पर उन्होंने कह दिया। तो हम इसको सेलिब्रेट करने के लिए, अपने लर्नर्स के इस अचीवमेंट को सेलिब्रेट करने के लिए, अनअकैडमी यूपीएससी इंडस्ट्री का सबसे बड़ा इवेंट जो हर साल करता है वो कर रहा है, यूपीएससी मंजिल इवेंट। ये इवेंट आज शाम को 7 बजे, यानी कि 9 मार्च 2026 को शाम को 7 बजे लाइव होगा, जिसमें आप भी हमारे साथ जुड़िए। बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ आपको अनाउंसमेंट भी मिलेंगी, उसमें बहुत सारे ऑफर्स भी मिलेंगे। उसमें आपको करना क्या है, यूपीएससी अनस्टॉपेबल बाय अनअकैडमी चैनल है हमारा, उस पर जाना है, उसके लाइव सेक्शन में जाना है। इवेंट वहां पर क्रिएटेड है, ये नोटिफाई मी का जो बटन है इस पर क्लिक करके आपको नोटिफिकेशन अपना ऑन कर लेना है। जैसे ही 7 बजे सेशन शुरू होगा उसके आधे घंटे पहले आपके पास एक नोटिफिकेशन चला जाएगा। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक। अब देखिए, वेनेजुएलन प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो और उनकी वाइफ सिलिया फ्लोरेस को उनके घर से बिल्कुल ऐसा 3 जनवरी को अर्ली मॉर्निंग रेड की। उनके बिल्कुल कंपाउंड जहां पर वो रहते थे, फोर्ट तियोना में, एकदम वहीं पर अटैक किया गया। और जैसे होता नहीं है कि आप जो कैब बुक करते हो, कैब आती है आपको एकदम बिल्कुल आपके लोकेशन पर, कैब आती है और आपको पिकअप करती है और लेके चली जाती है, ठीक वैसा ही यूएस की फोर्सेस आई कैब सर्विस की तरह। एकदम उनको लोकेशन सब कुछ पता था। वो आई, उन्होंने निकोलस मादुरो को पकड़ा, उनकी वाइफ को पकड़ा, कोई रिटेलिएशन नहीं हुआ, बस उनको गाड़ी में भरा और लेकर के, जैसे नहीं होता है कि एकदम बिल्कुल फ्लाइट में बैठाया और लेकर के जो है सीधा चले आए यूएस। और उसके बाद यूएस में उनके ऊपर केस चलने लगा। कोई रिटेलिएशन नहीं, आर्मी ने कोई अटैक नहीं, इधर से कोई अटैक नहीं, कोई मतलब कुछ भी नहीं था। एकदम अंदर से लग रहा था कि सब फिक्स है, बस ऊपर ऊपर से हो रहा है। जैसे आपको एक बड़ा फेमस कहा जाता है कि एक मैच, क्रिकेट मैच हुआ था, मतलब ब्लैक ब्लॉट ऑन दी क्रिकेट हिस्ट्री कहते हैं उसको, जिसमें पाकिस्तान के कुछ बॉलर थे जो इतनी बड़ी बड़ी नो बॉल फेंक रहे थे। उसमें मोहम्मद, ये लोग थे, मोहम्मद आसिफ, ये सब, मोहम्मद आमिर आजकल जो बड़ा बोलता है, वो सब पकड़े गए थे। और कहा जाता है कि ब्लैक ब्लॉट ऑन इंडियन क्रिकेट, मतलब सब फिक्स है, पूरा मैच फिक्स है। उसी तरीके से ऐसा लग रहा था कि ये वाला मैच पूरा निकोलस मादुरो वाला फिक्स है। लेकिन ट्रंप ने क्या किया, एक हेड को उसके देश से हटाया और वहां पर
पूरे देश को अपने अंडर में ले लिया एक तरीके से, वहाँ पर अपने मतलब की सरकार बनाई, अपने मतलब की डील करी, और इसी चीज़ को हम लोग डीकैपिटेशन कह देते हैं। ठीक ऐसा ही कुछ आपको ईरान में देखने को मिला। ईरान में ऑपरेशन एपिक फ्यूरी किया और वहीं पर अयतुल्ला खमीनी को चीज़ें वहीं क्लियर हो गई थी। पूरा वेनेजुएला वाला एपिसोड करके उनको चीज़ें क्लियर हो गई, तो उन्होंने साफ कह दिया था कि भाई मेरे मरने के बाद अगर इमीडिएटली कोई डिसीजन मेकर चाहिए तो लारिजानी वो डिसीजन मेकर होंगे, वो डिसीजंस लेंगे और सारे लोग उनकी बातों को मानेंगे, और उसके बाद न्यू सुप्रीम लीडर जो है वो इलेक्ट होगा, और उसको इलेक्ट करने के लिए भी सारी चीज़ें फिक्स थी। मतलब ही न्यू कि ही इज़ गोइंग टू बी टारगेटेड, ही न्यू कि भाई पूरा अंदर तक CIA मोसाद घुस चुका है। वही हुआ उनके पास जो उनको डर था। अयतुल्ला खमेनी को 28 फरवरी को ही जो पहली स्ट्राइक की गई उसमें वो बाल बाल बच गए थे, दूसरी स्ट्राइक में उनको एलिमिनेट कर दिया गया, उनकी पूरी फैमिली, उनकी जो बच्चे, सबको एलिमिनेट कर दिया गया। इसी चीज़ को डीकैपिटेशन कहते हैं। डीकैपिटेशन एक्चुअली में लीडरशिप टारगेटिंग, मतलब कि आप बॉडी, डीकैपिटेशन मतलब बॉडी से हेड को अलग कर देना। हेड गया तो मतलब सब कुछ गया, बॉडी पैरालाइज है, बॉडी खत्म है। इसी को कहते हैं कि भाई ऐसा आप लीडर को अटैक करके खत्म कर दो कि पूरा कंफ्यूजन हो जाए उस पूरे देश में कि अब करना क्या है, डिसीजन मेकिंग कैसी होगी, सक्सेशन की लड़ाई हो जाएगी, फिर उसमें एकदम पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा उनका। तो वो ऑफेंसिव तो छोड़ो, वो डिफेंसिव मोड पर बिल्कुल आ जाएंगे और वहीं से हमारी जीत पक्की हो जाएगी। ट्रंप ने कही दिया था कि अयतुल्ला खमीनी को एलिमिनेट करना हमारी जीत का ये संदेश है। हालांकि वो जीत का संदेश हो नहीं पाया क्योंकि अब मुश्तबा खमीनी उन्हीं के बेटे बन गए हैं लीडर। रिजीम चेंज जो वो चाह रहे थे वो हुआ नहीं। तो एग्जैक्टली अब ये देखना बाकी है कि रिजीम चेंज अभी ईरान में हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि अयतुल्ला खमीनी के बेटे ही जो वहाँ पर मुश्तबा खमीनी है उनको सुप्रीम लीडर बना दिया गया है। उनकी भी पॉलिसी सेम है, वो भी US के, ही विल ऑल्सो गो आफ्टर US एंड आफ्टर इसराइल, और ये सारी चीज़ें कंटिन्यू रहने वाले, बहुत दिन तक कंटिन्यू रहेंगी। लेकिन ये जो पूरा एक्सरसाइज है एक्चुअली में इसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। अभी तक चीज़ें जो डीकैपिटेशन सिर्फ थ्योरीज में बात की जाती थी या बहुत छोटे लेवल पर जिसको इजराइल कर रहा था। इजराइल आप देखिए कि जैसे हमास, जैसे ही हिजबुल्ला इनको अटैक कर रहा था, वो इनके छोटे मोटे प्यादों को नहीं मार रहा था। इजराइल ने इस बार हमास, हिजबुल्ला, इनके टॉप लीडरशिप को टारगेट किया। सीधा आप देखिए हसन नसरल्ला, इस्माइल हानिया, याया सिनवार, इनको टारगेट करके ख़त्म करना, बाकायदे वीडियो बनाना, बाकायदे वीडियो मैसेजिंग देना कि भाई देखो तुम्हारा लीडर को अगर हम मार सकते हैं तुम तो कुछ भी नहीं हो हमारे लिए, तुमको तो ऐसे यूं गायब करा देंगे। ये डीकैपिटेशन होता है। आप अगले का मनोबल तोड़ देते हो, आप अगले का मोटिवेशन तोड़ देते हो टू कंटिन्यू द वॉर। आप अगले को इतना डरा देते हो कि अगला जो है वो बार बार अपनी लोकेशन अपना, मतलब वो इतने खौफ में है कि अब वो डिफेंसिव मोड पे आ गया, मुझे बचना है। वो इस मोड पे नहीं है कि मुझे ऑफेंस लेना है। जैसे क्रिकेट सेंस में, जैसे आपने कल का मैच देखा, भारत का वर्ल्ड कप था और कल भारत ने बिल्कुल ऑफेंसिव, इतना तगड़ा ऑफेंसिव खेला कि न्यूजीलैंड पहले 6 ओवर में ही मैच खत्म हो गया था। पहले 6 ओवर में दे वर ऑब्लिटरेटेड, उनके पास कोई भी जवाब नहीं बचा था। पहले 6 ओवर में ही मैच खत्म हो चुका था। और वहाँ से वैसा ही कुछ यहाँ पर इस सेंस में अभी तक जो थ्योरीज में कहा जाता था, अब उसको ट्रंप ने प्रैक्टिस में लाना शुरू कर दिया है, और ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। इससे क्या हुआ है कि जो लीडर्स हैं कंट्री के, कहीं ना कहीं उनके बीच में एक डर तो ये पैदा हो चुका है, और वो लीडरशिप खास तौर से जो दुश्मन लीडरशिप है US की, जिसमें नॉर्थ कोरिया का नाम आता है और किम जोंग उन का नाम आता है। किम जोंग उन एक्चुअल में एक बहुत ही अमेजिंग सा करेक्टर है, बहुत ही अमेजिंग सा करेक्टर है, जिसको आंख पाना बहुत मुश्किल है एक्चुअल में कि इनकी मिलिट्री स्ट्रेंथ है क्या। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि फिर भी ईरान की बात अगर हम करते हैं, जब ईरान की हम बात करते हैं, तो फिर भी ये है कि ईरान थोड़ा सा डिफरेंट था। वहाँ पर सुप्रीम लीडर थे अयतुल्ला खमीनी, ही वॉज द फेस ऑफ द इस्लाम एंड एवरीथिंग एंड सब कुछ था। लेकिन एक प्रॉब्लम ये थी कि जो उनका मिलिट्री स्ट्रक्चर था वो बिल्कुल डिफरेंट था। उन्होंने अपने सक्सेसर्स बना रखे थे, लारिजानी और ये, और वो बहुत चीज़ें क्लियर थी, क्लैरिटी थी, एकदम क्लैरिटी ऑफ थॉट था कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। और सबको, मैंने तो बहुत पहले, मतलब लगभग 1-1.5 साल पहले बोल दिया था कि अगर खुमैनी जाएंगे तो उनका सक्सेसर तैयार है, सक्सेसर की पूरी लिस्ट तैयार है, और मुश्तबा खुमैनी इज़ लाइकली टू बी द सक्सेसर। अयतुल्ला खुमैनी ये चीज़ किसी और के पास जाने नहीं देंगे, मुश्तबा खुमैनी विल बी द सक्सेसर। और देखिए वही हुआ, मुश्तबा खुमैनी हैज़ बिकम द सक्सेसर। तो एक तो सक्सेशन की लाइन बहुत क्लियर है, और वो पैनिक नहीं हो पाया क्योंकि डिसीजन लेने के लिए पहले लारिजानी को खड़ा कर दिया था, और भी जो IRGC के चीफ वीफ हैं उनको खड़ा कर दिया था। भले टॉप ऑफिशियल्स उनके मारे जा चुके हैं, दे आर वेरी वीक, लेकिन मसूद पेशकियान, लारिजानी, ये लोग हैं डिसीजन मेकर्स अभी भी। लेकिन वैसी को अगर आप नॉर्थ कोरिया पे अप्लाई करो तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि नॉर्थ कोरिया का पूरा स्ट्रक्चर, पूरी रिजीम, पूरा डिफेंस, सब कुछ बिल्ट है एक आदमी को प्रोटेक्ट करने के लिए, एंड दैट इज किम जोंग उन। एंड इफ ही गोज, इफ ही इज डिकैपिटेटेड, अगर एलिमिनेट किया जाए तो ये एक बिल्कुल केओटिक सिचुएशन हो जाएगी। द बॉडी विल बी पैरालाइज, द स्टेट विल गो इनटू कंफ्यूजन, देयर विल बी वॉर ऑफ सक्सेशन एंड मेनी मोर थिंग्स।
लोग पावर सीज करने के लिए, लोग पावर को सक्सीड करने के लिए बहुत कुछ करेंगे क्योंकि उन्होंने एक्चुअल पावर देखी है। तो ये नॉर्थ कोरिया के लिए एक बहुत ही गलत चीज़ हो जाएगी। और जब इतना कैरिज्मेटिक लीडर जिसका इतना नाम हो, खास तौर से किम जोंग उन टाइप के लीडर, जिनको आप देखते भी हो कि उनके देश के लोग भले ही अंदर से क्या है देखो वो तो कवर होता नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा उनकी वीडियोस बनती हैं, वो स्कूल्स में जाते हैं, बच्चे बहुत क्लोज हैं, वो हैं। जब ऐसे लीडर जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये उनकी कैपेबिलिटीज़ के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाता है, और कहीं ना कहीं मोटिवेशन जो उस पूरे देश का है वो टूट जाता है। और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जब आप इस लीडर को हटाते हो तो कहीं ना कहीं उतना ही कॉम्पिटेंट आपको उसके बहुत क्लोज व्यक्ति को बैठाना है, तभी पावर ट्रांसफ़र हो पाएगा, वो भी बहुत मुश्किल होता है। और इसीलिए ऐसे केसेस में जनरली देश जो है वो ख़त्म हो जाते हैं, टूट जाते हैं। ठीक इसी तरीके से आप देखो कि जब असैसिनेशंस होते हैं ऐसे केस में, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऐसे केसेस में जब असैसिनेशंस होते हैं तो जो उनके फॉलोअर्स है, जो उनके क्लोज सर्कल है, आपस में एक वॉर ऑफ सक्सेशन हो जाता है। अच्छा, ईरान में ऐसा क्यों नहीं हुआ? एक सबसे बड़ा सवाल ये पूछा जाएगा कि ईरान में जब हमने देखा अयतुल्ला खमीनी को मार दिया गया तो सक्सेशन का वॉरफेयर दिखाई नहीं दिया। वो अंदर से अंदर खाने वो जो एक रंजिश थी आपस में कि मैं सक्सेसर बनूंगा, मैं सक्सेसर बनूंगा, वो नहीं दिखा। क्यों? बिकॉज दे वर वेरी वेरी अफ्रेड। अब आप देखिए ना, मुश्तबा खमीनी की रिपोर्ट 2-4 दिन पहले आ चुकी थी कि इसको सुप्रीम लीडर बनना है, सब ने क्लियर कर दिया था। मुश्तबा खमीनी खुद बनने को तैयार नहीं था सुप्रीम लीडर। कहा गया कि ईरान में कोई सुप्रीम लीडर के लिए तैयार नहीं था बिकॉज उनको पता था कि दे विल बी टारगेटेड नेक्स्ट, और इसीलिए दे नो वन वाज रेडी। उनकी हालत ख़राब थी इस चीज़ को लेकर के, बिकॉज उनको पता है कि डीप इनसाइड मोसाद और सीआईए घुसे हुए हैं, सबकी लोकेशन पता है और वो काफ़ी पैनिक मोड में है। लेकिन ये नॉर्थ कोरिया के केस में मुझे नहीं लगता है नॉर्थ कोरिया केस में ऐसा होगा, क्योंकि नॉर्थ कोरिया डिक्टेटरशिप कंट्री है, वहाँ पर कोई स्ट्रक्चर नहीं है, और वहाँ पर एक लीडर जाएगा, उसको सक्सेशन के लिए वॉरफेयर होना 100% श्योर है कि लोग कूदेंगे उस गद्दी को पाने के लिए, क्योंकि उन्होंने अल्टीमेट पावर देखा है। प्लस उसके बाद क्या होता है एक्चुअल में कि डिफेंसिव मोड पे पूरा देश आ जाता है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि अब वो बिल्कुल परेशान हैं। जो लीडर्स हैं बड़े बड़े जो सक्सेशन कर सकते हैं, वो अपना कम्युनिकेशन को एकदम क्लोज कर देंगे कि भाई मेरी लोकेशन ना रिवील हो जाए, वो अपने जगह को बार बार बदलेंगे। तो उससे उनके एक्सपेंशन पर, उनके स्ट्रक्चर पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, और इसीलिए डिकैपिटेशन एक्सरसाइज इतनी तगड़ी काम कर रही है। और सबसे खास बात इसकी ये है, ट्रंप क्यों इसमें सक्सेसफुल हो रहा है, क्योंकि देखिए यूएस क्यों वॉर को हेट करता था आज तक? यूएस वॉर को इसलिए हेट करता था क्योंकि देखिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था, क्यों लोग इतना नेगेटिव हो गए थे वॉरफेयर को लेकर के, या वियतनाम वॉर में इतना नेगेटिव, या इराक वॉर में इतना नेगेटिव क्यों हुए? एक तो बहुत लंबा खिंचे ये सब वॉर। दूसरी चीज़ ये हुई कि भाई जब ये बॉडीज़ अमेरिकन सोल्जर्स की बॉडीज़ हैं भी, तो ये भी तो सिटीजन्स, इनकी बॉडीज़ जब यूएस पहुंचती थी मेनलैंड पर, तो लोग बिल्कुल रोना बिलखना देख करके उस परिवार का लोग काफ़ी फील करते थे, और लोग कहते थे कि क्यों हो रहा है ये वॉरफेयर, क्यों हमारे बच्चे वहाँ जा करके मर रहे हैं। और ये सबसे बड़ा सवाल होता था। अब इस तरीके के वॉरफेयर से ये है, जो मॉडर्न वॉरफेयर में अब ये डिकैपिटेशन शुरू हुआ है, आप ड्रोन अटैक करते हो, आप एयर स्ट्राइक करते हो, और आप उनको पूरी तरीके से ख़त्म कर देते हो, और यू हैव नो बूट्स ऑन द ग्राउंड, यू डोंट रिक्वायर एनी बूट्स ऑन द ग्राउंड। उनका मोटिवेशन ही खत्म हो जाता है, उनका खुद की स्ट्रेंथ ही खत्म हो जाती है, वो आपके सामने घुटने टेकने लग जाते हैं, जो अभी आप ईरान के केस में देख रहे हो। दे आर वेरी वेरी वीक एट दिस टाइम। तो इस तरीके से ये करके ट्रंप ने 2 लीडर के साथ ऐसा कर दिया, और तीसरे के साथ भी कर सकते हैं। इसको ये नॉर्मलाइज करने की कोशिश ये पूरी तरीके से चल रही है, एंड ये एक मैसेजिंग है दैट दिस इज अमेरिकाज न्यू वे ऑफ वॉर। ऐसा नहीं कि ये पहली बार हुआ, ये एक्चुअल में पहले भी हुआ है, लेकिन बहुत लिमिटेड सेंस में। जैसे गद्दाफी था, तो गद्दाफी का ऑलरेडी काफ़ी, मतलब अगर आप गद्दाफी के बारे में पढ़ोगे तो गद्दाफी के खिलाफ ऑलरेडी कई खेमे जो हैं वहाँ पर लिबिया में उस टाइम पर खड़े हो चुके थे, जो इनको पसंद नहीं करते थे, जो इनके खिलाफ प्रोटेस्ट करते। गद्दाफी जब मरा था तो लोग जो है जश्न मना रहे थे पूरे लिबिया के अंदर। सेम हाल सद्दाम हुसैन का था। सद्दाम हुसैन का नाम बड़ा बाद में हुआ, मतलब बाद में लोगों को लगा कि यार सही विजन था और ये था वो था, लेकिन जब सद्दाम हुसैन मरे थे तो इराक मतलब पूरी खुशी मनाई गई थी उस समय पर। तो वही सेम था। तो अभी यहाँ पर भी यूएस ने सेम काम किया। गद्दाफी को मारना था, सीधा उसके कंपाउंड में अटैक किया। सद्दाम हुसैन को मारना था, सीधा उसके प्रेसिडेंशियल पैलेस पर अटैक करके उसको कैप्चर किया। मतलब बाकायदे ऑन कैमरा ये सब काम किया गया। फिर ओसामा बिन लादेन को तो खैर पाकिस्तान ने सौंप के ही दे दिया था, उसकी बात तो क्या ही करनी। लेकिन बाकियों के साथ देखिए, कासिम सुलेमानी को भी इन्होंने ड्रोन से मारा। अब ये जो पूरा इन्होंने ये सब सीखा है, एक्चुअल में ये सीखा किससे है? एक्चुअल में इसके जो जन्मदाता हैं वो इजरायलीज हैं। इजराइल के एक बहुत फेमस जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एक किताब लिखी राइज एंड किल फर्स्ट। ये किताब ज़रूर से कभी मिले मौका तो पढ़िएगा, 2018 की किताब है। इसमें इजरायली सिक्योरिटी सर्विसेज ने ऐसा क्लेम किया गया इस किताब में कि उन्होंने 2700 से ज़्यादा असैसिनेशंस
आज तक किए हैं, जो दूसरे देशों में किए हैं, दूसरे देशों में घुस करके ये असैसिनेशंस किए हैं। और यही कहते हैं डिकैपिटेशन एक्सरसाइज, सीधा पॉइंट पर अटैक करो, कोई वॉरफेयर करने की जरूरत नहीं है, आप पॉइंट पर लिमिटेड अटैक करके खत्म कर सकते हो पूरे मामले को। तो ये मामला असल में हुआ कैसे था, ये शुरू यहाँ से हुआ था कि जब इजरायलीज को पैलेस्टीनियंस ने टारगेट करना शुरू किया था। 11 इजराइल ओलंपिक टीम के प्लेयर म्यूनिक में 1972 में मार दिए गए थे, और वो बहुत फेमस किताब भी है उसके ऊपर, बहुत फेमस मूवी भी है उसके ऊपर, जिसमें दिखाया है पूरा, इसको डॉक्यूमेंट किया हुआ है कैसे मारा गया था उनको। तो उसके बाद मोसाद ने सबकी लिस्ट निकलवाई थी बाकायदे, कौन कौन उसमें इन्वॉल्व है, पूरे ग्रुप की लिस्ट निकलवाई थी, और उसके बाद एक एक को हंट डाउन कर दिया था। जिस भी देश में जाकर के छुपा, 12 साल तक उसको हंट करते रहे ये लोग, 12 साल लगाए, और एक एक को जब तक मार नहीं दिया तब तक शांत नहीं बैठे थे। ये इन्होंने इसमें जॉर्डन में अटैक किया था, लेबनान में अटैक किया था, ये किताब ही बताती है, तुनिसिया में अटैक किया था, यूएई तक में अटैक किया था जा करके, और यहीं से वो प्राइम एग्जाम्पल यूएस ने सीखा, और यूएस ने फिर इसको अप्लाई किया। देखिए पहले क्या होता था कि सीआईए जो है वो अपनी पूरी नेटवर्किंग करती थी, अपना नेटवर्क बनाती थी, फिर धीरे धीरे लोगों को अपने तरफ करती थी, फिर वहाँ पर एक रिवोल्ट खड़ा करती थी। जैसे गद्दाफी के केस में, सद्दाम हुसैन के केस में आप देखोगे तो सीआईए जाएगा वहाँ पे अपना नेटवर्क बनाएगा, फिर एक लीडर जिसको लगेगा कि हाँ इसमें ताकत है उसको खड़ा करेगा। अफगानिस्तान में आपने सेम देखा, ये तरीके का बहुत लंबा प्रोसेस था, इसीलिए वॉरफेयर उनके बड़े लंबे लंबे चलते थे, 20 साल 25 साल 30 साल। भाई अगला देश तो नहीं लड़ पा रहा है, लेकिन गुरिल्ला टैक्टिक्स में सब माहिर थे, तो इसीलिए उनके वॉरफेयर बहुत लंबे चलते। इजरायलीज के वॉरफेयर लंबे कभी नहीं चलते, वो सीधा एकदम पॉइंट पर अटैक करो, खत्म करो और लिख लो। ये चीज़ जब यूएस ने सीखी तो उन्होंने ड्रोन्स का इस्तेमाल सीखा, उन्होंने डायरेक्ट अटैक का इस्तेमाल सीखा, और इससे सीआईए से लेकर के जिम्मेदारी जो है, जब जॉर्ज बुश ने वॉर ऑन टेरर किया था तो सीआईए से जिम्मेदारी लेकर के इसको पेंटागन को सौंप दिया गया था, जिससे सीआईए काफ़ी डिस्कम्फर्ट भी हो गया था। इवन उनके एक बहुत बड़े ऑफिशियल थे एलियट एकरमैन, और वो डॉक्यूमेंट्री है बाकायदे इसके ऊपर, उन्होंने कहा था डॉक्यूमेंट्री पर कि दिस इज़ वेरी रॉन्ग, ये तो लॉ के अगेंस्ट में है, जो लॉ रोनाल्ड रीगन ने पास किया था ये तो उसके अगेंस्ट में है, और इससे तो पूरा सीआईए का स्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा, फिर तो सीआईए की ज़रूरत ही क्या है आपको, इंटेलिजेंस के लिए तो आप किसी और पे भी डिपेंड, आप फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विसेज जो आपके दोस्त हैं उनसे ले सकते हो, मोसाद से ले लो, इंटेलिजेंस उनसे ले लो, फिर आपको सीआईए की ज़रूरत क्या है, बहुत तमाम बातें कही गई थी। लेकिन वहीं से कहीं ना कहीं यूएस ने ये एस्पियोनाज कराना शुरू किया, ये जो डायरेक्ट असैसिनेशन है ये कराना शुरू किया, और वो आज इस लेवल पर पहुंच चुका है कि आज ये लोग सीधा सीधा कंट्री के मेन टॉप जो उनके लीडर्स हैं उनको मार देते हैं। और ट्रंप के आने के बाद तो ये बिल्कुल नॉर्मलाइज हो गया है। इसमें बताया जाता है कि यूएस में जो ये चीज़ सीखी गई इसराइल से, वो जब यहाँ पर प्रेसिडेंट थे, जब प्रेसिडेंट थे जॉर्ज बुश, तब बताया जाता है कि 48 के करीब यहाँ पर असैसिनेशंस करवाया था यूएस ने, और आज की डेट में जब बराक ओबामा जब तक प्रेसिडेंट बने तो 353 ही असैसिनेशंस हो चुके थे। और अब ट्रंप के आने के बाद बताया जाता है कि ये नंबर और बढ़ गया है, और सीधा अब तो लीडरशिप को ही एलिमिनेट करने की बात होती है, जैसे ईरान में आपने देखा, जैसे वेनेजुएला में आपने देखा। तो वो चीज़ क्या नॉर्थ कोरिया के साथ हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, बट प्रॉब्लम ये है कि ईरान के अंदर एंटर करना थ्रू इंटेलिजेंस ईजी था, खरीदना ईजी था, वेनेजुएला में तो बहुत ही ईजी था, लेकिन क्या नॉर्थ कोरिया में भी उतना ईजी होगा? क्योंकि ये पूरा अटैक जो होता है ना, ये पूरी इंटेलिजेंस बेस्ड अटैक होता है, और इन देशों में इजराइल की अच्छी प्रेजेंस थी, या और देशों की अच्छी प्रेजेंस जो आपके एलाइज थे। क्या नॉर्थ कोरिया में आपके पास उतनी अच्छी प्रेजेंस है? क्या आपका इंटेलिजेंस नॉर्थ कोरिया को पेनिट्रेट कर सकता है, जिसको आज तक कोई नहीं कर पाया? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अब इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आई होप आपको पूरा ये आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।